अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। आज के इस वीडियो में हम अपने एमडी कैट बायोलॉजी के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम आज इंडिविजुअल सेल को इन डिटेल समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट बेस करता है सेल के ऊपर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे और कंपोजिशन पे। तो हम बारी बारी करके हर स्ट्रक्चर को, हर फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। सही है। अब सबसे पहले स्टूडेंट, अगर हम सेल की बात कर लें, सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल जो है, आप सबको पता है कि एक बेसिक यूनिट है, यानी सेल जिंदगी की इकाई है। सेल होगा तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू होगा तो ऑर्गन बनेंगे, देन कंप्लीट ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्योंकि लाइफ को डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, और उस प्रोसेस और मैकेनिज्म को पूरा करते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, और ऑर्गन किससे मिलके बनता है? टिश्यू से मिलके। और टिश्यू किससे मिलके बनता है? सेल से मिलके। सो सेल जो है वो क्या है? बेसिक यूनिट है, जिंदगी की इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर है, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो हमने ये तो समझ लिया स्टूडेंट कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। नाउ सेल जो है ना, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सेल एक ऐसी चीज है जिसे हम नॉर्मली आईज से, नेकेड आईज से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो सेल बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसलिए वी नीड सम टेक्निक फॉर इट स्टडी। तो सेल की स्टडी करने के लिए, सेल को इंडिविजुअल समझने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर को, उसके ऑर्गेनल को, उसके फंक्शन को, हर चीज को समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स की जरूरत होगी। कुछ मेथड्स की, कुछ टेक्निक्स को हमने समझना बहुत जरूरी है। उनका इस्तेमाल, उनका प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए, तभी हम सेल को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है, ये जो पूरा फील्ड है, ये जो पूरी, ये मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, साइटोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी, ये साइटोलॉजी, दे बोथ आर सेम। सो इसमें हम इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं सेल को और इसके ऑर्गेनल्स को। सही। सो अब हम बात करते हैं कि वो सेल बायोलॉजी में टेक्निक्स कौन सी है, मेथड कौन से है, प्रोसीजर कौन से है, जिनकी मदद से हम सेल को स्टडी कर पाएंगे। सही है। सो आपकी बुक में कुछ टेक्निक और कुछ प्रोसीजर लिखे हुए, मेथड लिखे हुए हैं, सारे नहीं है। इसके अलावा और मजीद टेक्निक्स होती हैं, और मजीद न्यू टेक्निक डिस्कवर और इन्वेंट की गई हैं। सही है, बट हमारी बुक में जितना है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में जो जो टेक्निक बताई गई है वो टेक्निक ही जस्ट पूछी जाएगी। सही है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, यानी साइटोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है। सबसे पहली टेक्निक है सेल्फ रेक्टिनेशन। अब ये कैसी टेक्निक है? अ प्रोसेस टू सेपरेट सेल्युलर कंपोनेंट व्हाइल परस्यूइंग इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब अगर आपको सेल के सेल्युलर कंपोनेंट को समझना हो, सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखना हो, उसके कंपोनेंट को देखना हो, सो उसके लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज सेल्फ रेक्टिनेशन। सही। इसी तरीके से दूसरा टेक्निक जो है वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है स्टेन, यानी कलर, यानी डाई। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कलर्स का, डाई का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं इस्तेमाल? लिखा है अ मेथड दैट यूज डिफरेंट स्टेन्स, यानी कलर, डाई, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और सेल कंपोनेंट। डिस्टिंग्विश मतलब फर्क मालूम करना, डिफरेंस मालूम करना मुख्तलिफ टाइप के सेल पे और मुख्तलिफ टाइप के सेल के कंपोनेंट के। सो सेल को, डिफरेंट टाइप के सेल को और डिफरेंट टाइप के सेल के कंपोनेंट्स को समझने के लिए, उनमें फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल स्टेनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, यानी हर डिफरेंट सेल को कलर करते हैं, डाई करते हैं, स्टेन लगाते हैं, ताकि हम आइसोलेट कर पाएं,
हम जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकें और इजीली स्टडी कर सकें। सो जब हम डाई का, कलर का, स्टेन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक टेक्निक है बायोलॉजी में, सही है, सेल बायोलॉजी में। तीसरा हमारे पास जो मेथड है, टेक्निक है, दैट इज माइक्रो डाइसेक्शन। सो माइक्रो डाइसेक्शन का क्या मतलब, डाइसेक्शन आपने डिस्कस किया होगा, जैसे फ्रॉग डाइसेक्शन, हार्ट डाइसेक्शन, किडनी डाइसेक्शन, ठीक है। डाइसेक्शन का क्या मतलब होता है, यानी डिफरेंट तरीके से डाइसेक्ट करके चीजों को आइसोलेट करना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फ्रॉग डाइसेक्शन का प्रैक्टिकल सीखा होगा, देखा होगा कि उसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं, उसकी डाइसेक्शन करते हैं ताकि हम उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर सके, आइसोलेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। जब हम, हमारे टीचर हमें फ्रॉग की डाइसेक्शन करवाते हैं तो वो हमें इंडिविजुअल हर चीजें बताते हैं कि जैसे ये फ्रॉग का हार्ट है, ये फ्रॉग का स्टमक है, ये फ्रॉग के पेनक्रियास है, ये फ्रॉग का जो है ना वो रेक्टम है, ये फ्रॉग की बाकी चीजें हैं, ऑर्गन है, ये पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म हो रहा है इस तरीके से, तो वो कहलाता है फ्रॉग डाइसेक्शन। जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले क्लिप सेंड की थी, शेयर की थी किडनी डाइसेक्शन की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको किडनी को डाइसेक्ट करके बताया था कि किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं। जैसे आपको मैंने डिस्कस किया था कॉर्टेक्स, रिनाल कॉर्टेक्स को, मैंने आपको कलर बताया था, किडनी का शेप बताया था, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों मैंने आपको आइसोलेट करके दिखाई थी उस किडनी में, सही। तो इसी तरीके से जब हम किसी चीज को डाइसेक्ट करते हैं ताकि हम उसकी एनाटॉमी को देख सकें, उसको हम आइसोलेट कर सकें, तो वो हमारे पास कहलाता है डाइसेक्शन। ना माइक्रो डाइसेक्शन का क्या मतलब, यानी सेल को डाइसेक्ट करना, सेल को देखना, ऐसी टेक्निक जो इन्वॉल्व हो द यूज ऑफ फाइन टूल टू आइसोलेट द स्पेसिफिक सेल और इट कंपोनेंट अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, सेल को डाइसेक्ट करके देखते हैं, उसके कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सो वो प्रोसीजर, वो टेक्निक, मेथड हमारे पास कहलाता है माइक्रो डाइसेक्शन, सही। इसके अलावा चौथा जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपने जो है ना वो प्रैक्टिकल में भी की होगी, फर्स्ट ईयर के लिखा है, अ मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। एक ऐसा मेथड जिसमें हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को इंडिविजुअल कंपोनेंट में, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट थ्रू अ स्टेशनरी फेज, जिसमें हम उनकी मूवमेंट को क्या करते हैं, बेस बनाकर उनकी मूवमेंट को चेक करते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सही है। इसमें हम सेल की मूवमेंट को, उसके कंपोनेंट को इंडिविजुअल अंडरस्टैंड करते हैं। पांचवी हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है स्टूडेंट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, सही। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है, हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसकी, अमाउंट को। क्वांटिटी तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सही है, बाय अ सैंपल टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सके, सही, कि क्या चीज कितनी अमाउंट में है, कितनी परसेंट है, कलर की सूरत में, लाइट की सूरत में, ठीक है, बाकी चीजों की सूरत में। तो हम जब किसी चीज को अमाउंट में मेजर करेंगे तो वहां पर जो टेक्निक लगाई जाएगी दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो छठी टेक्निक है दैट इज टिश्यू कल्चरल। टिश्यू कल्चरल क्या होता है स्टूडेंट, द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग और ग्रोइंग सेल। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल को मेंटेन करते हैं या फिर सेल को ग्रो करते हैं, ठीक है, बट कंट्रोल इन अ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, लेकिन वो कंट्रोल किया जाएगा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, यानी आउटसाइड दियर नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग में तो सेल खुद ही ग्रो करेगा अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जब इन्वायरमेंट उसको उसकी सेटिंग के मुताबिक ना मिले, नेचुरल ना मिले, और हम अगर उसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, तो ऐसी सूरत में किसी भी सेल को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को जब ग्रो कराया जाएगा दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चरल, सही। तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चरल कहलाया जाता है। इसकी मोस्ट एग्जांपल आपको प्लांट की जो है ना वो ग्रोइंग, उसमें प्लांट की टेक्निक्स में नजर आएगी कि जब हम बायोटेक्नोलॉजीज में
प्लांट के ऊपर, बॉटनी के ऊपर काम करते हैं तो मोस्टली इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चरल। सही। नाउ नंबर 7 हमारे पास जो टेक्निक और मेथड है दैट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब? एन इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, दैट मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करता है, अलाउ फॉर डिटेल। क्यों मैग्नीफाई करता है? मतलब इमेज को बड़ा करके मजीद क्लियरफाई करता है ताकि वो अलाउ कर सके कि हम मजीद डिटेल्स को ऑब्जर्व कर सके। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे चूंकि हम बेसिकली सेल के ऊपर बात कर रहे हैं, सो ये टेक्निक सेल के ऊपर अगर अप्लाई की जाए माइक्रोस्कोप में तो हम जो है ना सेल के स्ट्रक्चर को मजीद डिटेल के साथ ऑब्जर्व कर सकेंगे। सो माइक्रोस्कोप सिर्फ सेल को ऑब्वियसली हम देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करता है। सो हम हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, बट अगर हम इंडिविजुअल सेल की बात करें, सो चूंकि हम सेल टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप हमें मैग्नीफाई कराएगा, अलाउ कराएगा ताकि हम सेल स्ट्रक्चर को मजीद डिटेल में ऑब्जर्व कर सके। सही है। तो माइक्रोस्कोप में आप किसी भी चीज को रखो वो आपको डिटेल बताएगा। अब जितना जो है ना वो मजीद टेक्निक, जितनी ज्यादा हमें माइक्रोस्कोप के जो मॉडरेट माइक्रोस्कोप मिलेगा उस हिसाब से वो दिखाएगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बनिस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मजीद ज्यादा मैग्नीफाई कराएगा, ज्यादा हमें ज्यादा डिटेल बताएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा माइक्रोस्कोप हमारा मॉडरेट होगा उस हिसाब से हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। नाउ ये हमारे पास टेक्निक आ जाती है। उसके अलावा नंबर 8 टेक्निक है दैट इज माइक्रोमीटरी। माइक्रोमीटरी यानी माइक्रोमीटर भी कहते हैं हम इसे। अब माइक्रोमीटर है क्या? द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो हमने माइक्रोस्कोपी में देखा है उनको मेजर करना, ठीक है, उन स्ट्रक्चर को मेजर करना यूजिंग स्पेशल डिवाइस। अब यहाँ पर स्पेशल डिवाइस को हम लगाएंगे इसी माइक्रोस्कोप में ताकि मेजर कर सके हम किसको? स्टूडेंट, स्ट्रक्चर को। अब वो जो हमारे पास डिवाइस की मेजरमेंट है वो कहलाती है माइक्रोमीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। दो किस्म की होती है माइक्रोमीटर। सबसे पहला ओक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। ओक्यूलर जो हमारे पास सर्कल शेप का डिवाइस होता है, स्केल होता है, ग्लास की फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टेज माइक्रोस्कोप हमारे पास थोड़ा बड़ा होता है इसके बनिस्बत, जो कि बेस में स्टेज में रखा जाता है। सही। सो ये हमारे पास जो टेक्निक है, प्रोसीजर है, तरीकेकार है माइक्रोमीटर, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम मेजरमेंट कर सकें किसकी? स्ट्रक्चर की। सही। अब बात करें अगर लास्ट वाली आपकी टेक्निक की जो बुक में दी गई है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अ टेक्निक दैट सेपरेट चार्ज। ऐसी टेक्निक जो सेपरेट करती है चार्ज को, चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड साइज। अब जैसे कि डीएनए और प्रोटीन जो है ना, इनको ये क्या करेगी? इनके चार्ज को सेपरेट करेगी। अच्छा, किस चीज के बेस के ऊपर सेपरेशन होगी? यहाँ पे दो चीज की बेस के ऊपर, एक या तो चार्ज के बेस के ऊपर सेपरेशन होगी, दूसरा साइज के ऊपर। साइज के ऊपर भी सेपरेशन की जाएगी बाय अलाउइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है, फिर यह सेपरेशन की जाती है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सही। सो ये हमारे पास टोटल 9 टेक्निक बुक में दी गई थी। जितनी टेक्निक दी गई थी आपसे उतनी ही टेक्निक पूछी जाएगी एमसीक्यूज की सूरत में, लॉजिकल रीजनिंग की सूरत में, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इतनी नहीं होती, मजीद और भी टेक्निक्स होती हैं जो हम सेल बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं ताकि हम सेल को इंडिविजुअल अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, डिस्कस कर सकें और मजीद डिटेल में ऑब्जर्व कर सके। सो टेक्निक को तो हमने समझ लिया ना। अब सेल के हम जो हमारे पास इंटर स्ट्रक्चर है सेल के, जो सेल के ऑर्गेनल है, बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट सेल ऑर्गेनल को जिसका नाम है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को समझते हैं। सेल वॉल किस किस्म का ऑर्गेनल है? सो वेरी फर्स्ट सेल वॉल जस्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। प्लांट सेल में और कुछ मजीद ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, उनकी बॉडी में सेल वॉल होता है, उनके सेल में सेल वॉल होता है, बट एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल किस
सो सेल वॉल की अगर बात करें, द सेल वॉल इज अ रिजिड लेयर दैट सराउंडेड द सेल। सबसे पहला ये रिजिड होता है, रिजिड का मतलब होता है टफ, थोड़ा सा सख्त होता है, हार्ड होता है। लेयर होती है सेल के अराउंड, सेल के एतराफ, ऑफ प्लांट सेल, किसमें, प्लांट के सेल में, सही। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है प्लांट को। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर, और ये बना होता है मोस्टली 3 मेन लेयर से, सही। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल मोस्टली प्लांट सेल में होता है और कुछ बैक्टीरिया के सेल में होता है। सेल वॉल हार्ड होता है, टफ होता है, ताकि वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन फराहम कर सके, ठीक है। इसके साथ ही इनकी 3 लेयर होती है, ये कंपोज्ड होते हैं 3 लेयर से। सबसे पहली लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड मिडल लैम्यूला। मिडल लैम्यूला पहली लेयर है। ये किस तरीके की होती है, द आउटर मोस्ट लेयर दैट स्टिक एडजेस सेल टुगेदर यूजिंग पेक्टिन। अब पेक्टिन का इस्तेमाल करते हुए ये जो है ना स्टिक होती है सेल के साथ। सो आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल लास्ट में होती है और स्टिक टुगेदर होती है, जुड़ी हुई होती है। अब अगर हम बात करें सेकेंड लेयर की, दैट इज प्राइमरी वॉल, इसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। अ फ्लेक्सिबल लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन अलाउ सेल ग्रोथ। अब ये जो प्राइमरी वॉल होती है स्टूडेंट, पहला तो ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती है क्यों, ताकि ये सेल की ग्रोथ को अलाउ कर सके, सेल को ग्रो करने में सहारा दे सके, इसलिए ये रिजिड नहीं होती। प्राइमरी वॉल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी वॉल किस तरीके की है। तो ऐसा ना हो कि आपके जहन में हो कि सेल वॉल तो रिजिड है तो बाकी सारी लेयर भी रिजिड, नहीं, कुछ रिजिड है, कुछ प्राइमरी है। तो किस तरीके की है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि ये सेल ग्रोथ करा रही होती है। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की, थर्ड वॉल की, दैट इज सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सेकेंडरी वॉल जो होती है ना वो इनसाइड दी प्राइमरी वॉल होती है। तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास इनसाइड दी प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल, सही है। तो अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें सेल वॉल का, तो देखो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, सही है। ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट ये सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल की जो ये स्टूडेंट लेयर है, ठीक है, ये इसकी लेयर आ गई, सही। सो लास्ट वाली लेयर हो गई हमारे पास कौन स्टूडेंट, मिडल लैम्यूला, दैट इज मिडल लैम्यूला, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो हो गया वो गया प्राइमरी सेल वॉल। नाउ स्टूडेंट इसके लास्ट में जो गैप है यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी होती है, ठीक है, जो कि स्टिक टुगेदर होती है, जॉइंट होती है। अब ये जो सेकेंडरी वॉल है स्टूडेंट ये थिकर होती है, थोड़ी सी थिक होती है, और ये रिजिड लेयर है, सही। ये फ्लेक्सिबल नहीं है बल्कि ये भी रिजिड है, टफ है, जो कि प्राइमरी वॉल के इनसाइड होती है, यानी इनसाइड वाली जगह पे ये मौजूद होती है, सही। अच्छा, ये रिच होती है इन सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज से भरपूर होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और साथ ही लिगेंड से बनी होती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, ठीक है। सो सेल वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेकेंडरी वॉल, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्राइमरी वॉल जो कि ग्रोथ करवाती है, ठीक है, और एडजस्ट करती है मिडल लैम्यूला, सही है। तो 3 लेयर अल्लाह ताला ने सेल वॉल में रखी है डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग, सही। तो ये हमारे पास सेल वॉल है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है प्लांट की बॉडी को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ फंक्शन लिखा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेल वॉल का, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है दैट इज सपोर्ट, यानी मेंटेन सेल शेप एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रस्टिंग। सो सपोर्ट के साथ साथ ही ये एक सपोर्ट, एक बैरियर फराहम करता है ताकि जो आपका सेल है, जो आपके सेल के अंदर की सारी चीजें हैं वो ब्रस्ट ना हो जाए, फट ना जाए, तो इसलिए एक लेयर होती है बाहर, ठीक है, सेल वॉल की। उसके बाद लिखा है प्रोटेक्शन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट पैथोजन। अच्छा, बैरियर ना सिर्फ फटने के लिए बल्कि पैथोजन के लिए भी प्रोटेक्शन की सूरत में। तो अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन किस चीज से होगी, पैथोजन से। पैथोजन का मतलब जो कुछ वायरस है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पैथोजन से बचने के लिए ये बैरियर है सेल वॉल का, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी इसका फंक्शन है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब, यानी ये अनेबल करेगा इंटरेक्शन बिटवीन सेल थ्रू स्मॉल चैनल। अब जिस तरीके से ये लेक्चर आप तक पहुंच
साथ, ठीक है। सेल ग्रोथ जो हमारे पास है, ग्रोथ रेगुलेशन, ये भी इसका एक फंक्शन है। ग्रोथ रेगुलेशन का क्या मतलब, कंट्रोल हाउ सेल एक्सटेंड एंड ग्रो, यानी कि इस चीज की कंट्रोलेंस के ग्रोथ किस तरीके की होगी, सेल मजीद कितना एक्सटेंड होगा, तो ग्रोथ को रेगुलेट करने में भी रोल प्ले करता है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल को जल्दी से रैपिड रिवीजन करते हैं। सेल वॉल है क्या, सेल वॉल एक रिजिड लेयर है, ठीक है, जो कि सराउंड है सेल ऑफ प्लांट के, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया के सेल में भी होता है। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन। सपोर्ट किस चीज का, ताकि वो ब्रस्ट ना हो जाए, फट ना जाए, सही। और प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट, सही। इसके मेन 3 लेयर होते हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के अंदर ही हमारे पास जो है ना, प्राइमरी वॉल के अंदर ही सेकेंडरी वॉल होती है, सही है। सो प्राइमरी के अंदर ही सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी थोड़ी रिजिड है, थिकर है, जबकि प्राइमरी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इससे सेल को ग्रोथ करवाना होता है। मिडिल लैमेला कैसी होती है, ये एडजस्ट करवा रही होती है। फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन और ग्रोथ रेगुलेशन, सही है। सो ये कंप्लीट था हमारे पास किसका, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल वॉल का, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल मेम्ब्रेन की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दे कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो सेल मेम्ब्रेन, सही है। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, सही है, जबकि बाकी ह्यूमन बीइंग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स का सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट के सेल के अंदर भी होता है, सही है, बट इसको एक्स्ट्रा सेल वॉल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल को ब्रस्टिंग से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इनको एक सेल वॉल दिया है, एक लेयर दी है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है ना, वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड नहीं होती, जो जितनी हमारे सेल को नीड होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी होती है उसके लिए, सही है। सो कोई एक्स्ट्रा सेल वॉल हमारे लिए नहीं है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास लेयर है, इसकी केमिकल कंपोजिशन को समझते हैं, किस तरह ये केमिकली कंपोज हुआ हुआ होता है, बना हुआ होता है। तो पहली चीज इसमें शामिल होती है लिपिड्स, ठीक है। लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है, तो मेनली फोस्फोलिपिड जो होता है वो फॉर्म करता है बायलेयर को, यानी इस तरीके से डबल लेयर बनाता है, सही। प्रोटीन जो होता है वो सेचुएटेड होता है विद दी बायलेयर, यानी सिचुएटेड होता है कहाँ पे, बायलेयर में। अब ये जो लेयर है, इसी में हमारे पास जो है ना स्टूडेंट क्या मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, मजीद बायोमोलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आल्सो अटैच्ड होता है प्रोटीन्स के साथ, लिपिड्स के साथ ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड है, यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स, तीनों साथ होते हैं, सही है। सो ये कुछ हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है, मोस्टली जो बनी होती है वो फोस्फोलिपिड बायलेयर की हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, सही है। अब बात करें अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टूडेंट, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, सही, सेमी परमेबल बैरियर एंड एक्सेस द सेल। सेमी परमेबल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फोस्फोलिपिड बायलेयर विद inserted protein, cholesterol molecule for stability and carbohydrate attached to the protein and lipid. अब स्टूडेंट हम अगर स्ट्रक्चर को समझें, सो स्ट्रक्चर वेरी फर्स्ट के ये फ्लेक्सिबल है, सेकंड सेमी परमेबल है, इसका जो बैरियर होता है स्टूडेंट इस तरीके से एक्सेस होता है कि इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, शामिल होते हैं फोस्फोलिपिड बायलेयर की लेयर, जो भी हमने डिस्कस की कंपोजिशन में, साथ ही इसके अंदर इंसर्टेड होते हैं प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, और ताकि ये क्यों होते हैं, ये स्टेबिलिटी फराहम कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल फॉर स्टेबिलिटी, कार्बोहाइड्रेट आल्सो अटैच्ड विद प्रोटीन एंड लिपिड। सो ये हमारे पास कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये था उसका स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर को फर्दर डिफाइन किया गया है बाय फ्लूइड मॉसिक मॉडल। सो हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मॉसिक मॉडल को, ताकि हमें मजीद इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लियर आउट हो जाए। नाउ स्टूडेंट अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझेंगे उसके मॉडल से। तो हमारे पास जो मॉडल है, अच्छा, इस मॉडल को पेश किया था दो साइंटिस्ट ने मिलके, ठीक है। दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को इसलिए पेश किया था
ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मजीद अच्छे तरीके से समझा जा सके। सही। अच्छा, उन्होंने किस तरह डिफाइन किया इस मॉडल में? इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। द फ्लूइड मॉसिक मॉडल डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज अ डायनेमिक, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये मॉडल बताता है कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो डायनेमिक है, दूसरा फ्लेक्सिबल है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है वेयर, जहां पर लिपिड प्रोटीन मूव करते हैं विद इन लेयर, गिविंग इट एज अ मॉसिक अपीयरेंस। अच्छा, मॉसिक अपीयरेंस का क्या मतलब स्टूडेंट? पहले तो हम इस मॉसिक को समझते हैं कि ये है क्या। सही है, जिसके नाम के ऊपर इस मॉडल का नाम रखा गया। सो अगर हम इसकी बात करें, सो मॉसिक रिफर्स टू अ डिजाइन और अ पैटर्न मेड बाय असेंबलिंग स्मॉल कलर्ड पीसेस ऑफ मटेरियल। सही, यानी कि ये रिफर करता है ऐसे डिजाइन को, एक ऐसे पैटर्न को जो कि असेंबल हुआ है। असेंबल मतलब जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ के एक डिजाइन में, एक पैटर्न में उसने एक शक्ल इख्तियार की है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है सच एज ग्लास, टाइल, ईटीसी। सो अगर आपने ग्लास को, टाइल्स को देखा हो, सो दिखने में वो किस तरह लगता है कि जैसे छोटे छोटे डिफरेंट मटेरियल से आपस में मिलके वो असेंबल होके बना। सो मॉसिक मॉडल इसीलिए नाम रखा गया कि ये जो मॉसिक है स्टूडेंट, यानी कि डिफरेंट लिपिड्स का, डिफरेंट प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कोलेस्ट्रॉल का ये असेंबल जुड़ा हुआ जो है ना, वो एक शेप है, एक मटेरियल है। यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है जो एक स्ट्रक्चर बना रही है। सही है। सो इसीलिए इसका नाम मॉसिक मॉडल है। अच्छा, फ्लूइड क्यों है? फ्लूइड इसलिए दिस मॉडल हाईलाइट द फ्लूइड नेचर। ये मॉडल हमें हाईलाइट करता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब ये फ्लूइड नेचर क्यों है? बाय लिपिड बाइलेयर एंड द डाइवर्स प्रोटीन इंसर्टेड और अटैच्ड टू इट। अब डिफरेंट डाइवर्स प्रोटीन इंसर्ट है इसके अंदर और अटैच्ड है। सो इसीलिए ये फ्लूइड नीमा है। ठीक है। और इसीलिए मॉसिक है क्योंकि ये एक डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट लिपिड, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल से मिलके एक शक्ल इख्तियार कर रहा है। ठीक है। सो ये मॉडल कंप्लीट डिस्क्राइब करता है फ्लेक्सिबिलिटी को और डायनेमिक फेस को, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सही है। तो स्ट्रक्चर बताने के लिए पूरा मॉडल बताया गया है। सही है स्टूडेंट। अच्छा, पहले जो स्ट्रक्चर बताया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कहा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक अ सैंडविच स्ट्रक्चर है। जैसे सैंडविच होता है उस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ऑन लेटर फर्दर हमें ये मॉडल पेश किया गया कि इस तरीके का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसमें डिफरेंट प्रोटीन, लिपिड होते हैं, ये फ्लूइड नेचर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सही। सो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट, रेगुलेट्स इंटर एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट? हम फंक्शन कर रहे हैं, किसका, किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल को हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला तो ये रेगुलेट करवाता है, यानी इंटर करवाता है अपने अंदर, या एग्जिट करवाता है कुछ सब्सटेंस को, यानी ये सेमी परमेएबल है। सही। उसके अलावा दूसरा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल जितने कंपोनेंट है उनको प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड, मेंटेन सेल शेप। सेल के शेप को मेंटेन कर रहा होता है। और लास्ट, कंटेन रेसेप्टर फॉर सिग्नल। कुछ हमारे पास जो है ना, वो ये रिसेप्टर्स को जो है ना, रिसेप्टर को अपने पास कंटेन करता रखता है ताकि रिसेप्टर सिग्नल फराहम कर सके। सो स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में ही, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल है और रेगुलेशन भी करवा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ सब्सटेंस रेगुलेट हो रहे हैं। सही है, जो हमने पहला फंक्शन डिस्कस किया था। नाउ अब यहाँ पर जब कुछ रेगुलेट होगा, गुजरेगा, आएगा, तो वो किस तरीके से होगा, किस प्रोसेस से होगा। ठीक है। सो हमारे पास दो प्रोसीजर है, दो प्रोसेस है जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होगी, जिसके जरिए सब्सटेंस इंटर होंगे या एग्जिट होंगे। सो वेरी फर्स्ट, सबसे पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोसीजर होता है जिसमें रिक्वायर होती है एनर्जी, यानी एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। ये मूव करता है मॉलिक्यूल को अगेंस्ट दियर ग्रेडियंट।
ट्रांसपोर्ट का, सही है। सो ये हमारे पास कंप्लीट रोल हो गया। ना उसके साथ ही चूंकि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन कुछ लिपिड भी होते हैं, सो ऑब्वियसली वो प्रोटीन वो लिपिड भी क्या करेंगे, कुछ रोल प्ले कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है, कि वो ग्लूकोज के साथ किस तरह जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं। सो ऑन द सेल सरफेस दे एक्ट एज अ मार्कर फॉर द सेल रिकॉग्निशन, ठीक है, सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए कह सकते हैं हम, और कम्युनिकेशन के लिए, सही है, यानी इंटरेक्शन के लिए, एंड इम्यून रिस्पॉन्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन जो हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंट है दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रोल प्ले कर रहा होता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये छोटे छोटे चीजों के जो रोल है ना, कि प्रोटीन का क्या रोल है, लिपिड का क्या रोल है, सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों हो रही है, पैसिव क्यों हो रही है, कि लॉजिकल रीजनिंग में अगर पूछा जाए तो आप इजिली लिख सको, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया। सो यहाँ पर हमारे पास आके कंप्लीट रोल खत्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। कुछ फंक्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ लिपिड है, मॉलिक्यूल है, किस तरह वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या किस तरह वो रोल प्ले कर रहे हैं, ये सेपरेट है, सही है। उनका फंक्शन ये है, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट फंक्शन ये है, सही ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास जो लेयर आती है या जो चीज आती है सेल के अंदर दैट इज साइटोप्लाज्म, सही है, वो हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ, बात करें अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, सो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास किसकी हो गई स्टूडेंट, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। अगर ये प्लांट सेल होता तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास सेल वॉल की, देन उसके बाद आपको नजर आता सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद अंदर जो पूरा फ्लूइड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और फिर दरमियान में मजीद ऑर्गेनल, ऐसा ही है। एनिमल सेल में हमारे पास जस्ट आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अंदर जो कंप्लीट फ्लूइड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म, सही। सो साइटोप्लाज्म को अगर समझें, साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है इनसाइड द सेल, जो कि सेल के अंदर है, जो कि कंपोज्ड हुआ है प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड प्रोटीन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म किससे बना है स्टूडेंट, साल्ट से, वाटर से और प्रोटीन से। तो साइटोप्लाज्म एक जेल नुमा सब्सटेंस है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर होता है। किसी भी किस्म का सेल हो, बैक्टीरिया सेल क्यों ना हो, बाकी जितने भी ऑर्गेनल होंगे स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो या मेम्ब्रेन बाउंडेड ना हो, जितने भी ऑर्गेनल होंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। सो साइटोप्लाज्म किस तरीके का है, जेल नुमा सब्सटेंस है जो कि वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलके बना है, सही। अब साइटोप्लाज्म के अगर फंक्शन को समझे, सो द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइड मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म एक मीडियम, एक जगह, एक रास्ता फराहम करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, यानी तमाम ऑर्गेनल को सपोर्ट कर रहा है। फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। अब ये एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम ऑर्गेनल मूवमेंट कर रहे होते हैं। सो ये फैसिलिटी कौन फराहम कर रहा है, साइटोप्लाज्म फराहम कर रहा है। सो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल की सेल के अंदर। आगे लिखा है स्टूडेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड सेल फंक्शन। तो मेटाबॉलिज्म और सेल फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आप गौर करें तो इसको सही से समझिएगा एमसीक्यूज के लिए। पहली है स्टूडेंट साइटोजेल। साइटोजेल क्या होता है, द आउटर मोर जेल लाइक सब्सटेंस। अब हमारे पास आउटर वाला जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है ना, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, बट आउटर वाला वो मोर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, क्लियर पार्ट होता है किसका, हमारे पास साइटोप्लाज्म का, जो कि बहुत नियर होता है, करीब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सही। सो ये हमारे पास आउटर लेयर थी ना किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो ये वाली जो लेयर, करीबी वाली जो साइटोप्लाज्म की लेयर होगी दैट इज कॉल्ड साइटोजेल, ठीक है। साइटोजेल नाम है क्योंकि ये मजीद मोर जेल लाइक सब्सटेंस होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से ज्यादा जेल लाइक होती है, बिल्कुल नियरेस्ट होगी किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट होगी, ठीक है स्टूडेंट। एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जैसे कि साइकोलोसिस। साइकोलोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म
पूछा जा सकता है, व्हाट इज साइटोजेल एंड व्हाट इज साइक्लोसिस। हो सकता है डिफरेंस भी पूछ लिया जाए कि आपने दो डिफरेंस लिखना हो बिटवीन दी साइटोजेल और साइटोलिसिस। सो साइटोजेल और साइटोलिसिस का डिफरेंस भी देख लीजिएगा। सो ये कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन थी और फंक्शन था किसका, साइटोप्लाज्म का। सो सबसे पहले सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होगी, जो हमारे पास बाउंड्री होगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर प्लांट सेल की या कुछ बैक्टीरिया सेल की बात करें तो उसमें होगा सेल वॉल। सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर जो फ्लूइड नुमा जेल नुमा सब्सटेंस होगा